जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। बच चुके हैं 6 और आपकी चाय सीरीज की पहली क्लास आपके सामने है। इन क्लासेस की ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए हम लेके आए हैं चाय, जिसकी थीम क्या है कि चाय खत्म होने से पहले आपके 10 PYQ इजी, मॉडरेट और टफ लेवल के रीसेंट पैटर्न के जैसे एडिक्विटी पूछ रहा है वो खत्म हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, शुरू करने से पहले एक थॉट, क्योंकि पहली क्लास है तो सुबह सुबह आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहे उसके लिए, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। अपने हिस्से के हाथ पैर मारते रहो, वन डे ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस विल मेक सेंस। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इजी फॉर्मेट में है। 3 क्वेश्चन इजी, 3 क्वेश्चन मॉडरेट और फिर बाकी के क्वेश्चन बच्चों टफ। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि को किसने अपने हाथों से लिखा था? हु हैंड कैलीग्राफी द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका जवाब आप सबको पता है कि जवाब क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रयजादा। लेकिन इन क्लासेस में कुछ खास है, हम और भी बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। जैसे कि आप लोग मुझे बताओ कि इंग्लिश में तो लिखा है इन्होंने, हिंदी में किन्होंने लिखा है? हिंदी में लिखा है बच्चों वसंत के वैद्य ने। किन्होंने लिखा है? वसंत के वैद्य ने। इनके बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे कि प्रेम बिहारी नारायण रयजादा ये सेंट स्टीफन से पढ़े हुए हैं। इन्हें 6 महीने का टाइम लगा ये लिखने में। और आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जब इनसे ये पूछा गया कि ये कितना पैसा लेंगे इस चीज़ का, तो इन्होंने ब्लेटेंटली मना कर दिया कि मुझे एक सिंगल पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? कि मेरा नाम और मेरे दादा का नाम मुझे संविधान में चाहिए। कितना अच्छा थॉट है भाई साहब। आप गांव से हो या शहर से हो, अगर आपका नाम इस तरह से लिया जाएगा ना कि फलाने के पोते ने ये काम कर दिया, तो इसका जो मज़ा है ना वो किसी भी पैसों में आप नहीं तोल सकते। तो ध्यान रखना, इन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया था, इन्होंने सिर्फ अपना नाम अपने दादा के साथ लिखवाया था। उसके बाद ये जो संविधान है, इसमें जो ये फूल पत्ती है, इसका जो ये डेकोरेशन है, वो डेकोरेशन किसने किया था? तो आप लोग याद रख सकते हो, नंदलाल बोस ने किया था। किसने किया था बच्चों? नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो आप? जिस तरह से एक मेम में यूट्यूब के पूछा हुआ था कि भाई संविधान में कितने पेज हैं, वो तो बता दो। अब भाई साहब कुछ नहीं पता है कि कब एसएससी नए पैटर्न पे क्या पूछ ले। ध्यान रखना, संविधान में ओरिजिनली मूल रूप से जो पेजेस थे 251 पेजेस थे, जिनका वजन कितना था? जिनका वजन 3.75 kgs था। और जो पेज की डायमेंशन थी बच्चों वो 16 × 22 इंचेस की थी। ठीक है, तो ये संविधान के बारे में कुछ फैक्ट हमने जान लिए। उसके बाद जो BN राव हैं, ये बच्चों संविधानिक ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, इनको BR अम्बेडकर से कंफ्यूज मत करना। SN मुखर्जी का बहुत प्राइम रोल था, इनकी बहुत तारीफ BR अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, इनका काम था किसमें? संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और एक ऑप्शन और बचा कि गोपाल स्वामी अयंगर। मैंने तुम्हें क्लासेस में पढ़ाया है, समझाया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे 7, उनमें से जो ट्रिक थी याद रखने की कि 4 कृष्णा, उनमें से जो एक थे गोपाल स्वामी अयंगर, वो यही हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हुआ एक, लेकिन हमने इतनी सारी चीजें इनके बारे में जान ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध शिक्षाओं में मैत्री जो ये शब्द है, ये मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है? बच्चों बुद्धिज्म की ना अलग अलग फॉर्म होती हैं। तो अगर कोई ये पूछ ले कि ये कौन से बुद्धिज्म से है, तो याद रखना ये थेरावाड़ा बुद्धिज्म से है। और फिर अगर ये पूछ ले कि ये जो मेहता है ये किस भाषा में लिखा हुआ है, तो उस टाइम पे जो ये नए धर्म आए थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये आए ही सिर्फ किस लिए थे? क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी वो एलाइट की थी, और जो आम आदमी की भाषा थी वो पाली और प्राकृत थी। उसमें से ध्यान रखना, जो पाली थी वो इन जो मैत्री जो ये लिखे गए हैं वो हैं। अब अगर आपके दिमाग में आए कि सर ये मैत्री है क्या? बुद्धिज्म की टीचिंग्स होती हैं, है ना। उन टीचिंग्स में ना ये 4 इंपॉर्टेंट टीचिंग होती हैं, जिनको हम बोलते हैं बुद्धिस्ट की टीचिंग ब्रह्म विहाराज, BRAHM विहाराज, है ना बच्चों, ब्रह्म विहाराज। इन 4 ब्रह्म विहाराज में से एक है मेहता, या फिर ये तुम्हारी मैत्री। होता क्या है? आसान सी भाषा में समझो, ये बच्चों फीलिंग है सहानुभूति की, कि आप अपने दिल में ना
प्यार लेके चलो, आप अपने दिल में प्यार, कंपैशन, करुणा, ये वाली भावना लेके चलो। किसी के लिए जेलसी, किसी के लिए खराब मत सोच के चलो, और इन्हीं भावनाओं को एक से दूसरे आदमी तक पहुंचाओ। पड़ोसी की अगर गाड़ी आई है तो उसे देख के ये नहीं बोलना इसके तो पैसा पता नहीं 2 नंबर का आ रहा है क्या, उसकी गाड़ी को देख के हमें खुश होना है, हम भी काम करेंगे, हम भी इनसे अच्छी गाड़ी लेके आएंगे। तो बच्चों क्या मतलब हुआ कि बुद्धिस्ट की जो टीचिंग्स हैं वो 4 टीचिंग है, 4 ब्रह्म विहाराज, उनमें से एक तुम्हारी जो मैत्री, ये भाषा क्या है, पाली, थेरावादा बुद्धिज्म, आप ये बात याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी ही है कि बताओ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(4) के तहत वर्तमान कानूनों के संबंध में किसे सुरक्षित किया गया है। इसके जो ऑप्शन है ना वो इतने इजी हैं कि अगर आपने ऊपर का क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, ऑप्शन ही अगर पढ़ा तो आप वहां से भी ठीक चीज कर लोगे। जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये देखो, इट नलिफाइज ऑल एग्जिस्टिंग लॉ, यह संगठनों पर से राज्यों का सारा नियंत्रण हटा देता है। बच्चों स्टेट का कंट्रोल, राज्य का कंट्रोल चीजों पे होता है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। उसके बाद इट रिमूव्स ऑल स्टेट कंट्रोल ओवर एसोसिएशन, यानी कि यह संगठन बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। मैंने फंडामेंटल राइट्स में तुम लोगों को पढ़ाया है कि ये एब्सोल्यूट नहीं होते, ये 100% नहीं होते, ये पूर्ण नहीं होते, ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये नेगेटिव भी होते हैं। कहीं कहीं ये रोक लगाएंगे स्टेट पे भी कि राज्य भी ये काम नहीं कर सकता, इसलिए इनको नेगेटिव इन नेचर कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इसके ऑप्शन देखोगे तो इतना आसान सा एक ऑप्शन है, यह मौजूदा कानूनों की तब तक रक्षा करता है जब तक वे संगठन बनाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना करें। इट प्रोटेक्ट्स एग्जिस्टिंग लॉज अनलेस दे द फंडामेंटल राइट ऑफ एसोसिएशन। फिर तो ये वही बात है कि आप पार्लियामेंट से भी कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स के या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, वरना उसको भी नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा ए। अब ये मॉडरेट की तरफ हम आएंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, मॉडरेट का मतलब देखो जरा, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडेड, ये जो 39A है आर्टिकल, ये ऐड किया गया है इनमें से कौन से संशोधन से। अब आपको ये क्वेश्चन अगर इजी लग रहा होगा तो इसके जब हम ऑप्शन देखेंगे तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों, 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो कि 1976 में आया था, इसने 3 DPSP ऐड की थी। आप लोग ध्यान रखोगे कौन कौन सी, एक तो 39A, 39A, फिर 43A और 48A। 39A का मतलब है कि ऐसे लोग लीगल एड, ऐसे लोग जो किसी भी आधार पर सामाजिक या आर्थिक कैपेबल नहीं है न्याय के लिए, उनको न्याय दिलाया जाएगा। 48A क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनका भी कुछ पार्ट ना मैनेजमेंट में होगा। ठीक है, यह है आपका 43A। और 48A बात करता है किसकी, पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की। तो बच्चों सीधा सीधा आंसर हमारा यहां क्या आएगा, 42 आएगा। लेकिन जो ये बाकी के ऑप्शन है इनसे भी बहुत कुछ सीखने को है, जैसे कि 86th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल नंबर 21A राइट टू एजुकेशन आया था हमारा, जो कि 6 साल से लेके 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री के लिए काम करता है। ये ध्यान रखना बच्चों, एजुकेशन DPSP में भी आता है, फंडामेंटल राइट में भी आता है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 97th अमेंडमेंट एक्ट से तो बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई थी। क्या आई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल क्या है, 43B है। और 44 अमेंडमेंट एक्ट से चीजें डिलीट हुई हैं क्योंकि 1975 से 77 तक इमरजेंसी थी। इमरजेंसी के बाद बहुत सारे बदलाव आए थे जो 44th अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए थे। लेकिन आप लोग इससे ध्यान रख सकते हो कि एक हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट किया गया था इससे। ठीक है, उसको बच्चों डिलीट किया गया था इससे। नेक्स्ट, ये देखो, अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि ये डेटा बेस्ड है। अब इतने बड़े क्वेश्चन को देखते ही बच्चा इसको स्किप मार देगा, लेकिन हमें क्वेश्चन को देखते ही स्किप नहीं मारना है, पढ़ना है कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। जरा देखो, 2025 में भारत की जो वास्तविक GDP है उसमें वृद्धि 6.8% बताई गई है, लेकिन कारक लागत पर प्रति व्यक्ति NNP में केवल 4.2% की वृद्धि हुई है। इस अंतर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से भी ज्यादा अच्छी चीजें क्या हैं बच्चों, कि इसमें सीखने के लिए क्या है। GDP क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन ध्यान आप रखोगे कि GDP भी 2 तरह की हो सकती है। एक होती है बच्चों रियल GDP, यानी कि जो वास्तविक वाली है, और एक होती है नॉमिनल GDP। ठीक है,
अब दोनों में अंतर क्या है आप इस क्वेश्चन में वो जान लो। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि जब हम करंट प्राइसेस पे देखते हैं, यानी कि हमने जो उत्पाद किया है वो आज के जो रेट हैं उनके हिसाब से किया है। लेकिन जो वास्तविक है, रियल है, ये बच्चों बेस ईयर के हिसाब से होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये बेस ईयर क्या होता है? ये कंपैरिजन के लिए होता है कि अगर मान लो मेरी तनख्वाह अगर आज 100 रुपए है, तो यानी कि अब से पहले 4 साल पहले 70 थी, तो जो ये 30% का इंक्रीमेंट हुआ है, ये देखने के लिए मुझे बेस ईयर देखना पड़ता है। तो इसीलिए सही मायने में कितनी जीडीपी की ग्रोथ हुई है उसके लिए बच्चों हम रियल जीडीपी देखते हैं। अब देखो इसमें तीसरा वर्ड कौन सा है, जैसे कि यहां पर कहा गया है एनएनपी। एनएनपी का मतलब बच्चों नेट नेशनल प्रोडक्ट। बहुत सारे बच्चों को ऐसा फील होता है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम है वो जीडीपी है। नहीं है बच्चों, ना जीडीपी है ना जीएनपी है। क्या है? एनएनपी है। एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रोस में और नेट में अंतर क्या होता है ये जान लो। ग्रोस होता है आसपास, जैसे मैं कहूं कि मेरा खर्चा ग्रोसली महीने का 35-40 हजार है, और नेट को अगर मैं कहूं कि जी नेट मेरा खर्चा 32,536 है, तो अगर आपसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम पूछी जाएगी तो आप हमेशा बताओगे क्या कि जी एनएनपी होता है। अब रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसका जो सबसे संभावित कारण है वो ये है कि भौतिक पूंजी का तेजी से मूल्यह्रास और जनसंख्या वृद्धि में कारण अच्छी जीडीपी वृद्धि के बावजूद भी प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में कमी आई है। प्रति व्यक्ति मतलब पर कैपिटा, समझो अब क्या होता है पर कैपिटा का मतलब। पर कैपिटा का मतलब बच्चों ये है कि मान लो भारत की ना जो जीडीपी है वो मान लो 5 ट्रिलियन की भी है, लेकिन जब हम उसको डिवाइड कर देंगे किस चीज से, जब हम उसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, तो वो फिर हमारी पर कैपिटा आएगी। अब पॉपुलेशन हमारी बेस्ट है एकदम, हमने उसमें बेस्ट दिया हुआ है, हम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलस देश हैं, तो इसीलिए जो हमारी मान लो हमारे घर में आते हैं 100 रुपए और लोग हैं सिर्फ 4, तो वो 25 हो जाएंगे। मान लो घर में आ रहे हैं 150 रुपए लेकिन लोग हैं 20, तो वो पर कैपिटा वाला जो स्तर है वो कम हो जाता है। तो इसका जो सबसे संभावित कारण है वो बच्चों यही होगा कि रैपिड डेप्रिसिएशन हो रहा है फिजिकल और कैपिटल का, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है रिड्यूस्ड पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम को कम कर देता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन में से सीखते चलो कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर, ऑथर और बुक का ये बताओ मुझे कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें ऑथर और बुक नहीं आते, सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देखो जरा, के मीरा, अब यहां से हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। के आर मीरा द आर पास्ट मिडनाइट, ये बच्चों गलत है। जो ये द आर पास्ट मिडनाइट है ये लिखी है तमिल की पोएट और ऑथर हैं जिनका नाम है सलमा। नाम क्या है? सलमा। ये बुक जो है द आर पास्ट मिडनाइट, ये किस चीज के लिए है? जो मुस्लिम विमेन है, जो महिलाएं हैं मुस्लिम, वो तमिलनाडु की सोसाइटी में किस तरह से रह रही हैं और उनको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, उस चीज के बारे में है द आर पास्ट मिडनाइट। ठीक है बच्चों, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है शरण्या मनी वनन द क्वीन ऑफ जैस्मीन कंट्री। ये बिल्कुल सही मैच है, क्योंकि बच्चों ये किस चीज के लिए है? ये है एक ना मतलब तमिल गोडेस हैं, तमिल गोडेस हैं 8th सेंचुरी की, उनके ऊपर है ये। और ये कैसी बुक है? ये बच्चों एक फिक्शन बुक है। फिक्शन का मतलब जानते हो कि जो मतलब रियलिटी से थोड़ी सी दूर है, वो मतलब सोच के, कल्पनाओं के आधार पर है, उसको फिक्शन बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ठीक हुआ, लेकिन जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, इतनी बढ़िया बुक है ना ये, कभी अगर चाहो तो इसको पढ़ना। कि जो महाभारत हुई थी, उस महाभारत को द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाता है, उस किताब को बोला गया है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। और ये लिखा था बच्चों किसने? चित्रा बनर्जी ने। किसने लिखा था? चित्रा बनर्जी ने। ठीक है, तो ये इन्होंने गलत किया हुआ है। द जिप्सी गोडेस जो है वो लिखी थी किन्होंने? मीना ने। तो ये भी गलत और ये भी गलत, आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, कितना इजी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि जो उत्तरी मैदान है में बार बार आने वाली बाढ़ और अनुवर्य मिट्टी के कारण जनसंख्या विरल है, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, हमारे वाला जो एरिया है, यूपी वाला, बिहार वाला, हरियाणा, पंजाब वाला, वहां पे पॉपुलेशन कम है। यूपी की अकेले की पॉपुलेशन इतनी है, इतनी बहुत सारे देशों की भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो गया? गलत, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? इनफर्टाइल सोइल। बच्चों गंगा प्लेन्स एलुवियल सोइल है, यहां पर कौन सी सोइल है? एलुवियल सोइल है, जो कि यहां पे बहुत अच्छा
एग्रीकल्चर होता है उसका एक बहुत अच्छा कारण है। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये जो प्लेन है ये हिमालयाज में है और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर और एरिड टेरेन है, गलत। अभी अभी बताया बच्चों कि यहाँ बड़े बड़े पत्थर नहीं है, यहाँ तो फ्लैट है, फ्लैट है और बहुत ही ज्यादा जो सोयल है वो सोयल बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो बच्चों दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, यानी कि नीदर वन नॉर टू आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आ जाएगा रियलिटी चेक, यानी कि स्टेटमेंट वाले थोड़े से लंबे क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो जरा, राष्ट्रकूटा के बारे में दिया गया है पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रकूटा लॉन्च सेवरल कैंपेन टू गेन कंट्रोल ओवर द रीजन ऑफ कन्नौज। बिल्कुल सही बात है, कन्नौज के रीजन को हथियाने के लिए इन्होंने यहां पर बहुत सारे जो है वो मतलब अटेम्प्ट किए। बिल्कुल ठीक बात है, आप यहां से याद रख सकते हो कि ये साउदर्न में है, ये साउदर्न इंडिया में है और एग्जामिनर पूछ लेता है कि इनके फाउंडर कौन थे। तो राष्ट्रकूटास के फाउंडर थे दाती दुर्ग, आप लोग याद रख सकते हो इसको, दाती दुर्ग। ठीक है बच्चों, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, जो प्रतिहाराज थे, जो प्रतिहाराज थे वो ईस्टर्न इंडिया में थे। ये एग्जामिनर ने पता नहीं कितने बार बच्चों को कंफ्यूज किया है, ईस्टर्न की जगह वेस्टर्न, वेस्टर्न की जगह ईस्टर्न। जब पीवाईक्यूज करोगे तो इसमें तुम देखोगे एग्जामिनर यहां पे बहुत खेलता है। तो ये बच्चों ईस्टर्न इंडिया में नहीं थे, ये प्रतिहाराज कहां थे, ये वेस्टर्न इंडिया में थे, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, फिर ये देखो असर्शन रीजनिंग, कितनी बार ये क्वेश्चन भाई आता है। असर्शन रीजनिंग में सबसे पहले आपका काम ये है कि दोनों स्टेटमेंट को देखो और ये देखो दोनों सही हैं या नहीं। अगर दोनों सही हैं फिर ये बताया जाएगा कि जो दूसरा है वो पहले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पहले से कनेक्टेड है या नहीं। कैसे बच्चों, मान लो अगर मैं कहूं कि जी कल मैंने पढ़ाई नहीं की, कि क्यों, कि क्योंकि गांव में मेरी भैंस ने दूध नहीं दिया। दोनों ही बात सच है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। कल मैंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि मैं जल्दी सो गया था, अब ये कनेक्टेड है, यानी कि सेकंड एक्सप्लेनेशन, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर वन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि यहां पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है ना डेक्कन प्लेट्यू की, नोन फॉर डिस्टिंक्ट हिल, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जैसे कि गारो, खासी और जैंतिया, ये आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये सही बात है कि ये डेक्कन प्लेट्यू की एक्सटेंशन है, यानी कि ये वहां तक है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। दूसरा स्टेटमेंट अब फिर देख लो कि जो हिल्स हैं ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जहां पे मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, जहां पे खनिज बहुत अच्छे होते हैं, जो कि एरिया कौन सा है, झारखंड का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, और ये कहां पे, ये मेघालय में है। देख रहे हो कितना अलग एरिया है बच्चों, तो ये किस तरह से कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, मैं इसका एकदम विरोध करता हूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट हो ये तीनों हिल्स, गारो, खासी और जैंतिया। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा कि असर्शन ठीक है और रीजनिंग गलत है। देख लो जरा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आंसर हो जाएगा बच्चों सी। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम देख के घबराया मत करो, सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो, अपना काम हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ इतना पता है कि जी इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कि जब थोड़ी सी महंगाई आती है, मुद्रास्फीति, सिर्फ वो ढूंढ लो कि इन्फ्लेशन यानी कि राइज इन जनरल प्राइस लेवल बी पे 3 है। बी पे 3 देख लो कहां है, बी पे 2, बी पे 2, बी पे 1, यानी कि बी पे 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोगों ने कहा कि भैया टॉपिक वाइज अगर आप चीजें कराओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी बात सर माथों पे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज तो ऑलरेडी दफ्तर सीरीज में चल रहा है। मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। दफ्तर सीरीज में इन डिटेल में चल ही रहा है। अब ये मिक्स प्रैक्टिस इसलिए है सो दैट आप इनमें से कोई सा भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ोगे और उसके बाद जब ये तुम टॉपिक पढ़ोगे तो तुम्हें उसको पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा कि यार भैया ने ये क्वेश्चन कराया था तो इसको मुझे इस डेप्थ में पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं सेम वही चीज जो मैं दफ्तर सीरीज में करा रहा हूं और उसको सिर्फ आसान बनाने के लिए सेम चीज यहीं पे भी लाके अगर करा दूं तो उससे आपका बहुत ज्यादा फायदा बच्चों नहीं होगा। लेकिन अगर आपने हफ्ते भर ये चाय सीरीज लगाई और हफ्ते भर में 10-10 करके अगर आपके 100 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो यकीन मानो 10 दिन में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो या तो मैं वो काम कर सकता हूं जो आसान है और या तो मैं वो काम कर सकता हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये मैंने दूसरा रास्ता चुना है। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी, पहली क्लास है, ये मेरा प्रयास है कि आपकी प्रैक्टिस डेली टर्म्स पे भी इस तरह से सारे सब्जेक्ट की हो जाए। तो कैसा ये क्लास रही
ये आप एक कमेंट जरूर अपने भाई के लिए छोड़ के जाएंगे। सजेशन कुछ भी हो, किस तरह से हम इनमें सुधार कर सकते हैं, वो छोड़ के जाएंगे। और अगर ये अच्छा रहा तो बाकी तुम लोग जानते ही हो, जैसे मैं बोलता हूँ, तुम लोग प्यार बरकरार रखो, थारा भाई जलवा बरकरार रखेगा। जय हिंद, जय भारत।